सीएए के मुद्दे पर पता नहीं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके कितने अल्पसंख्यकों को हमारे यहाँ नागरिकता मिल पाएगी, कितने शरणार्थियों का जीवन संवरेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सीएए को लेकर दिल्ली की सियासत काफ़ी सरगर्म हो गई है और एक ऐसा शख्स जिसने बहुत ही अपने नए प्रतिमान सियासत के बनाए हैं, जिसको कहा जाता था वो राजनीतिज्ञ नहीं है लेकिन अपनी सियासत से जिसने सबको सकते में डाल रखा है, वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, कैसे सीएए को लेकर खेल रहे हैं। और अचानक 2020 में मुखर होने के बाद, बीच में बिल्कुल चुप्पी साध लेने के बाद अब फिर से वो किस तरीके से मुखर हो गए हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सियासत के मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर मैंने सोचा था कि सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, आज एक ऐसे नेता और उसकी सियासत पर चर्चा करनी है जो भूमिका बनाने और कहानी गढ़ने में उस्ताद है, इसलिए हमें भी इनके बारे में कुछ कहने से पहले भूमिका बनानी पड़ी। दरअसल देश भर में सीए लागू होने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, तृणमूल, एआईएमआईएम समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ काफी हमलावर हैं। लेकिन इस सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीए के खिलाफ सरकार का विरोध करने के लिए जो लाइन ली है, पहले खुद इन्हीं की जरा जुबानी सुनिए। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? तो सुना आपने, जनाब ने सीए का विरोध करने के लिए क्या तर्क दिया है। काश ऐसी ही चिंता और इस तरह की हिम्मत दिल्ली सरकार की नाक के नीचे सालों से कब्जा जमाकर झुग्गियों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर भी होती, तो शायद इनकी बात कोई गंभीरता से लेता। लेकिन लगता है केजरीवाल ने डबल स्टैंडर्ड में पीएचडी कर रखी है। यही नहीं, केजरीवाल ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या भाजपा 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें भारत में नागरिकता दे रही है। अब यह सवाल जरूर उठेगा अरविंद केजरीवाल पर कि जो लोग पहले से घुसपैठिए हैं वो किसके वोट बैंक हैं। जरा बाइट सुन लीजिए। सरकारी पैसा हमारा पैसा है। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी पूछ डाला कि जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा, उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या भाजपा उनको रोजगार देगी? क्या भाजपा उनके लिए घर बनाएगी? एक बार फिर से सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल को। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। तो अगर देखा जाए तो केजरीवाल एक्चुअली सियासत के सबसे सातिर खिलाड़ी बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर एक आंदोलन का हिस्सा बनना और फिर अचानक दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना। बेशक केजरीवाल के लिए तो ये सपने जैसा ही होगा, लेकिन क्या करें, सियासत कमबख्त चीज ही ऐसी है कि दिल मांगे मोर चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ जिसको जितना भी मिल जाए वो कम है। वैसे सियासी गलियारे में तमाम नेता हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, लेकिन केजरीवाल की राजनीति इन सबसे भी थोड़ा आगे की है। केजरीवाल सियासत में जब आए थे तो ये तो समझ में आता है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, लेकिन 10 साल में अब तक ले देकर वो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। लोग लग सकता है बड़ा पद है, लेकिन उनको ये चिंता शायद हर वक्त सताती रहती है कि काश मैं भी किसी आधे अधूरे नहीं पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री होता। पंजाब में बनी, लेकिन वहां किसी और को बनाना पड़ा।
वैसे तो केजरीवाल का अंतिम लक्ष्य तो देश का सर्वोच्च नेता बनने का है, वो समय समय पर उनकी महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ जाती है और ये कुछ गलत भी नहीं है। सियासत में सबको हक है, लोकतांत्रिक देश से कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो हर वक्त दिल्ली की जनता का कम और पूरे देश की जनता को ज्यादा संबोधित करते रहते हैं। तो केजरीवाल का वो बयान तो वैसे आपको याद ही होगा ना, जब उन्होंने कहा था कि नोट पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो हो तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरीके से केजरीवाल की राजनीति को देखें तो उसमें आपको इतना विरोधाभास दिखेगा कि एक बार विरोधाभास शब्द भी चक्कर में पड़ जाएगा। क्या वाकई कोई इतना विरोधाभासी हो सकता है? दरअसल केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो आंदोलन की उपज है, लेकिन समय के साथ साथ आंदोलन की उपज इतनी हाइब्रिड हो गई कि आंदोलन के समय की सारी बातें एक कोने में रख दी गई। केजरीवाल ने पहले यह भी कहा था कि वो सरकारी गाड़ी और सुरक्षा नहीं लेंगे, बाद में उन्होंने सब कुछ लिया और अपने नेताओं और करीबियों को भी दिलाया। केजरीवाल ने कहा कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन जब बंगला मिला तो पहले छोटा लगा, वो अपने डिप्टी सीएम को दिला दिया, मनीष सिसोदिया, आजकल तो खैर वो जेल में है। और जब उन्होंने सरकारी बंगला अपने लिए पसंद किया तो उसको शीश महल में बदला दिया, तब्दील कर दिया उसको। पर सब कुछ सरकारी पैसे और जनता के टैक्स से पैसे से किया गया। ये वही केजरीवाल थे जिन्होंने शुरू में शुचिता की बात की, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में एक पर एक फ्री बोतल वाला ऑफर देखने को मिला था। बोतल तो आप समझ ही गए होंगे ना जी। बाद में इसी बोतल और उससे जुड़े मामले में केजरीवाल के बड़े बड़े नेताओं और खुद केजरीवाल की सांस अटकी हुई है और गला फिलहाल ईडी की गिरफ्त में। हालांकि ईडी को भी उन्होंने झुला के रखा है। अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं, लेकिन जरा आप सीएए पर आखिर इनके रुख में इतना बदलाव क्यों आया, ये जरा समझने की जरूरत है। दरअसल इस बार वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और एमसीडी के जरा चुनावों को थोड़ा सा आपको मैं विश्लेषण जरा करिए, उसकी तरफ नजर मारिए। जो मुस्लिम वोट था वो फिर से घर वापसी कर रहा, मतलब कांग्रेस की तरफ जाता था। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती थी तो उसमें कांग्रेस की तरफ जाता था। तो उन मुस्लिम वोटों के लिए अब सीएए का विरोध करना जरूरी है। लेकिन अगर सीएए का विरोध करते हैं तो 2020 में मुखर होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो चुप्पी साधी थी, कहीं बहुसंख्यक वोट ना नाराज हो जाए तो क्या किया जाए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनके शातिरपने का कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे ये बता दिया कि आपकी नौकरी नहीं है, आपका हिस्सा जाएगा, बीजेपी उनको क्या देगी क्या नहीं करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा गोल ही शिफ्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि लड़ाई उनकी बीजेपी से ज़्यादा, एक्चुअली वो भले ही कांग्रेस के साथ में हो लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा है, क्योंकि अगर कांग्रेस का सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे देश में किसी पार्टी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी को ये जरूर लग रहा है, केजरीवाल ये जानते हैं कि एक बार फिर से चूंकि सीटों का समझौता आ रहा है, 4 और 3 का समझौता हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में अगर फिर से मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, जो कि एमसीडी के चुनाव में देखा जा चुका है, क्योंकि बीच में तो अरविंद केजरीवाल ने जो लक्ष्मी गणेश का आपको हमने बताया ही, उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको जो वोट मिला था वो बहुसंख्यक वोट भी बहुत ज़्यादा मिला था, झुग्गी झोपड़ियों का वोट भी मिला था, एलिट क्लास का भी वोट मिला था। क्योंकि जो नई सियासत के संवाहक के रूप में केजरीवाल को देख रहे थे तो उनका मन तो खैर जो भी हुआ है, लेकिन मुस्लिम वोट चूंकि उनको ये लगता था कि मोदी और बीजेपी को रोक सकते हैं केजरीवाल, तो दिल्ली में वो विधानसभा चुनाव में तो कम से कम उनके साथ आ जाते थे। और दिल्ली से अभी तक आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। पंजाब से उनके सांसद जरूर पहुंचने की बात हुई है, लेकिन यहां से तो कोई नहीं मिला है। तो अब पता चली माया मिली ना राम हो जाए, इस स्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सीधा रास्ता निकाला कि उन्होंने सीए का विरोध कर दिया और बहुसंख्यक कहीं नाराज ना हो, इसका भी रास्ता दिखाया। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि केजरीवाल हर तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, कुछ भी कहा हो उससे बदल भी लेते हैं और उसके बाद भी वो जनता के सामने छाती ठोककर खड़े भी हो जाते हैं। तो नई सियासत के इन संवाहक की सीए की राजनीति भी काफ़ी दिलचस्प है। तो बुलंदहार टीवी पर फिलहाल इतना ही। ताकत आपकी।